Now, moving ahead with yesterday's work, as far as I remember, कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था हमें फर्स्ट केस में. एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ सिचुएशन. ये थी हमारी दो प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हमने लगाई थी. यहाँ हमने एक चार्ज्ड ड्रॉप कंसिडर किया था. इस ड्रॉप का मास आपको दिया है, इस ड्रॉप का चार्ज भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था. ये ड्रॉप इन दो प्लेट्स के बीच में सस्पेंडेड है, लटकी हुई है. तो वो तभी पॉसिबल होगा, ड्रॉप का वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जिसे हम mg कहते हैं. अगर इस ड्रॉप पर चार्ज q है, ठीक है, q, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है उसकी वजह से फोर्स लगेगी वर्टिकली अपवर्ड्स. अगर ये ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान रखिएगा, तो ऊपर वाली प्लेट को हमने माइनस करना है और नीचे वाली प्लेट को हमने प्लस करना है. क्यों? जब आप नीचे वाली प्लेट को प्लस करेंगे तो तभी तो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और mg के अगेंस्ट उसे बैलेंस कर देगा. तो पहला आपने एक्सप्रेशन लिखा था QE इक्वल टू mg. एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू प्लेट्स. इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d आपको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर. और अगर हम कहें कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो E इक्वल टू V बाय D, ये हो जाता है हमारा. तो यहां हमने कैपिटल E को V बाय D से रिप्लेस किया था. तो Q V बाय D इक्वल टू mg, V इक्वल टू mgd अपॉन Q. हमने क्वेश्चन में जो मास दिया था वो था 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ग्राम. ध्यान रखना -10 ग्राम था, तो उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे. तो -10 से हम उसे -13 बनाएंगे ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए. 1000 से डिवाइड करके, आई होप क्लियर है. ये हो जाएगा -13. ध्यान रखना, वहां मैंने ग्राम में दिया था, यहाँ केजी में रखा है. ठीक है, ओके. इनटू 9.8 इनटू डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, जिसे आप 10 टू द पावर -2 कर देंगे. मीटर्स में यूनिट्स जरूर याद रखिएगा. Q की वैल्यू थी हमारी 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18. 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18. इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू वही आएगी 1.96 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट. 1.96 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट. अनीशा बेटा, आपने ट्राई किया था या नहीं किया था? ओके, वेरी गुड. तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इस केस का. अच्छा, इसमें एक सेकंड पार्ट भी था. सेकंड पार्ट क्या कि if polarity of the plates be reversed, then what is the instantaneous acceleration of the drop? ये हमारा सेकंड पार्ट था. वो कहते हैं इसी सिचुएशन में आपने ड्रॉप्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया. अब मैं इसी डायग्राम में चेंजेस करूंगा, ध्यान देना. अगर हम इसके उल्टा कर दें पोलैरिटी, मान लीजिए उल्टा मतलब जो ऊपर नेगेटिव प्लेट है उसे प्लस बना दे. अब मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के हिसाब से डायग्राम में चेंज कर रहा हूं. तो ये हो जाएगा प्लस, और नीचे वाली प्लेट हो गई माइनस. हमने क्वेश्चन के हिसाब से पोलैरिटी रिवर्स कर दी. देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा. हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई बदलाव नहीं आएगा. सिर्फ पोलैरिटी रिवर्स करने से एक फर्क पड़ा, ये जो QE इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रही थी, ये ऊपर की बजाय अब नीचे लगने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला प्लेट जो है अब इस पॉजिटिव चार्ज को धकेलेगा नीचे की तरफ. तो फर्क ये पड़ेगा, ये QE जो अपवर्ड था वो QE भी डाउनवर्ड लगने लग जाएगा. अब आप ध्यान से देखिए, इससे पहले वाले केस में QE mg को बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब QE mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा, बल्कि QE mg के साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा. पोलैरिटी रिवर्स करते ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वेट की डायरेक्शन में ही, तो नेट फोर्स इन दोनों फोर्सेस के सम से मिलेगी. ध्यान रखना,
मैंने सिर्फ पोलैरिटी रिवर्स की मैग्नीट्यूड्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड में, फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं किया। फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि ये QE का एरो डाउनवर्ड क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसे प्लस माना था शुरुआत में, ऊपर को प्लस किया तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा। मान लीजिए आप उल्टा मानते शुरू से, सपोज आप कहते हैं नेगेटिवली चार्ज है, बैलेंसिंग करने के लिए यही होता QE mg के बराबर, लेकिन उस केस में आपको ऊपर पॉजिटिव प्लेट लेनी पड़ती और नीचे नेगेटिव, फर्स्ट केस में। और जब आप पोलैरिटी रिवर्स करते तो QE वाला धक्का डाउनवर्ड ही लगता। ठीक है, अगर आप तीनों को ये पॉइंट क्लियर है, थम्स अप सो दैट आई कैन प्रोसीड। हितेश समझ आ गया? आप दोनों बताएं, आप सब बता दीजिए प्लीज। दैट्स गुड। अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लिख लीजिए प्लीज। ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स, on reversing the polarity of the plates, the electric force QE, ये डायग्राम बाद वाला है, पहले वाला नहीं। The electric force QE act in the direction of mg, acts in the direction of mg, वेट की डायरेक्शन में लग जाएगा। Full stop. Now the net force F equal to, अब net force क्या हो जाएगा? Obviously इन दोनों का सम mg plus QE। अब आगे की बात, but ध्यान देना, but QE is still mg, QE mg के अभी भी बराबर है, वैल्यू तो सेम ही है, but QE इक्वल टू व्हाट? mg। हमने मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं किया, जैसे पहले ये दोनों बराबर थे अब भी ये बराबर है। तो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इस QE के प्लेस पे mg रख रहा हूं, तो F इक्वल टू mg प्लस mg, तो F इक्वल टू हो गया ट्वाइस mg। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है? अब आपको मालूम है जब ये दोनों फोर्सेज नीचे लगेंगी तो ये ड्रॉप नीचे दौड़ने लगेगा, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा। अगर मैं उस एक्सेलरेशन को स्मॉल a कहता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड F को लिखेंगे ma इक्वल टू ट्वाइस mg। कीप इन माइंड वेयर a is the acceleration to be calculated and further we'll write a equal to twice mg upon m equal to twice g। मास से मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से, तो इट इज 2 into 9.8, so it is 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में मास का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है वो सीधा सीधा एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा डबल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सिर्फ हमने पोलैरिटी रिवर्स किया है जिससे डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं था, इसीलिए यहाँ QE के प्लेस पे mg रखेंगे। एक बात कई बार बच्चे भूल जाते हैं, mg के प्लेस पे QE मत रखना। ठीक है, उसका कारण क्या है? आपको QE की वैल्यू ऊपर से निकालनी पड़ेगी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? V आप कैलकुलेट कर चुके हैं, V को D से डिवाइड करेंगे, E आएगा, QE कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ रखेंगे। सिंपल तरीका है, QE को mg बनाओ, m से m आपस में कट गया, एक्सेलरेशन आसानी से निकल आएगा। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए प्लीज, और जब कर लेंगे देन आई विल प्रोसीड फर्दर विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू मनीषा। ओके आदित्य, ठीक है, ओके। रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां मैं मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। वही क्यों इस्तेमाल करना है उस लॉजिक को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, जरा ध्यान देना अगले क्वेश्चन पे। 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, एक है स्मॉल q कॉमा 2q
and 8q. I repeat, 3-point charges, small q, 2q and 8q are to be placed on a 9 centimeter long straight line full stop. Find the positions where the charges to be placed so that the potential energy of this system is minimum. कहते हैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। इफ आई से a quantity is varying, लॉजिक समझिए, then I'll continue with the solution। अगर कोई क्वांटिटी वैरी करती है तो उस वैरी में एक उसका मिनिमम वैल्यू होगा और एक उसका मैक्सिमम। ठीक है, मान लीजिए किसी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू है 7 और मैक्सिमम है 100, तो जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा हो सकती है, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। मैक्सिमम वो 100 जा सकती है, 100 से कम हो सकती है, 7 से ज्यादा हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, बात हम जानते हैं। और उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं मिनिमम तो आप कहेंगे 7। तो याद रखिएगा, किसी भी क्वांटिटी का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो अपने आप में कांस्टेंट है। सिमिलरली किसी भी क्वांटिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जैसे मैंने 100 कहा, 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो 100 भी अपने आप में कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कुछ क्वेश्चंस में किसी का मिनिमम पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए तो एक ही लॉजिक लगता है, क्या? उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर लेंगे। अगर वो पूछे कि मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकालिए, पोजीशन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? मिनिमम एनर्जी के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर लेंगे। सिमिलरली अगर वो कहें मैक्सिमम निकालना है तो पहले मैक्सिमम का पोजीशंस बनाइए, उसके अलावा उसे भी डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखेंगे। तो फिजिक्स का एक लॉजिक याद रखना, मैथ्स इसमें इस्तेमाल हुई, क्वांटिटी का मिनिमम भी कांस्टेंट है और क्वांटिटी का मैक्सिमम भी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 लेना है। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम को कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें एक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन दी है। दिस इज 9 सेंटीमीटर। अब इस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन में मुझे इन तीनों चार्जेस को सेट करना है। एक की वैल्यू क्या है? Q, दूसरे की 2Q, तीसरे की 8Q। क्या मिनिमम चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए। आई होप आपको चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, अब लॉजिक क्या है सुन लो। अगर आपको एनर्जी चाहिए मिनिमम तो बड़े वाले चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, आई रिपीट, अगर एनर्जी चाहिए मिनिमम तो बड़े चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम जो भी अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए एनर्जी मैक्सिमम तो डिस्टेंस क्या करना होगा? मिनिमम करना होगा, कम करना होगा। किनका? बड़े चार्जेस का। अब यहां हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक Q, एक 2Q और 8Q। तो जो मेरे 2 बड़े चार्जेस हैं वो ये दोनों हैं। अगर मैं इन दोनों को पास रखूंगा, ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस।
अगर दो चार्जेस की प्रोडक्ट में डिस्टेंस कम लोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या करना है, मिनिमम एनर्जी के लिए 2q और 8q के बीच का गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो अवेलेबल डिस्टेंस है उतना गैप आप इनके बीच में कंसिडर करेंगे। अगर यही क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम के लिए करना होता तो मैं क्या करता, हम 2q और 8q के बीच के डिस्टेंस को कम करते ताकि एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है हितेश, लॉजिक समझ आ गया? कम मतलब इस डायग्राम में भी समझा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब एनर्जी मुझे कम चाहिए, फॉर्मूला है U प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R, यही तो है ना? ठीक है, 1/4 पर नहीं लिखा, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी Q1 Q2 बाय R है। क्या मतलब, अगर बड़े चार्जेस पास होंगे, मान लीजिए मैं यहां इन दोनों को 1 सेंटीमीटर के गैप पे रखता हूं और जो तीसरा चार्ज है स्मॉल q उसे यहां रख देता हूं, तो 2q और 8q 1 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर कम, तो ये जो प्रोडक्ट होगी ये काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं 2q और 8q 9 सेंटीमीटर गैप पर पड़े हैं, मैंने 9q लिया, मैक्सिमम अवेलेबल डिस्टेंस वही है। अगर उन्होंने मैक्सिमम 50 दिया होता तो मैं 50 लेकर चलता। अगर मैं नीचे 9 रखता हूं तो डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ाया अपनी तरफ से और पोटेंशियल एनर्जी को कम किया है। ठीक है, तो लॉजिक याद रखिएगा, मिनिमम एनर्जी के लिए बड़े वाले चार्जेस को ज्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, अब इसी लॉजिक के बेस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर रखा 8q और राइट मोस्ट पॉइंट पर रख दिया 2q। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 2q उधर 8q, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ रखना इन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। और वो जो तीसरे वाला चार्ज है q, अब वो कहां रखें, वो यहीं कहीं बीच में रख दिया। अब मुझे इसी की लोकेशन पता करनी है कि स्मॉल q को रखना कहां है। 8q से कितना गैप ले, 2q से कितना गैप ले, यही हमें लोकेशन पता करनी है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में मैंने इस स्मॉल q को 8q से x डिस्टेंस पर रखा। अगर मैं इसे x मानता हूं, ठीक है, तो q और 2q के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 9 माइनस x। एंड कीप इन माइंड यही x मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। मैं इस क्वेश्चन में एनर्जी निकालूंगा, उस एनर्जी को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज x इज रिक्वायर्ड, और उस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मैक्सिमम एनर्जी के लिए करना होता तो हम ऐसा कर देते, 8q को रखते बीच में और q और 2q को कॉर्नर्स में रखते, बड़े चार्जेस को पास ले आते और छोटे वालों के बीच का गैप बढ़ा देते। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, अब मैं जो निकालना है उसकी बात कर रहा हूं, साथ साथ कॉपी कर लीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ कर लेना बेटा। ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। पॉइंट मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखते हैं, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, comma, the charges of maximum magnitude, the charges of maximum magnitude should be placed at maximum available distance, should be placed at maximum available distance। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया उसके हिसाब से क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया। 8q 2q मैक्सिमम अवेलेबल डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर पे और q को कहीं बीच में रख दिया। अब मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। द
potential energy of adjoining system. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एडजॉइनिंग सिस्टम साथ साथ कॉपी करना क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो U इक्वल टू 1/4πε0। हाँ जी, सारे चार्जेस का पेयर कंसीडर करेंगे। आई होप आपको याद होगा, 3 चार्जेस है तो 3 पेयर। जैसे हमने लिया 8Q और 2Q, तो गैप हो गया 9। ओके, तो 8Q इंटू 2Q अपॉन 9 इंटू 10⁻²। वो जो सेंटीमीटर में था उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये तो है पहला पेयर 8Q 2Q। दूसरा पेयर कौन होगा? 8QQ। ओके, तीसरा पेयर कौन होगा? Q और 2Q। हर एक पेयर कंसीडर करना है। प्लस 1/4πε0। अगर मैं Q और 2Q लेता हूं तो Q इंटू 2Q अपॉन 9 - x, ध्यान देना 9 - x इंटू 10⁻²। मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि अभी ये सब डिनोमिनेटर में 10⁻² सब कट जाएगा। तीसरा टर्म कौन बचा? ध्यान दीजिए 8Q और Q प्लस 1/4πε0 8Q इंटू Q अपॉन x इंटू 10⁻²। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। जो चीज कॉमन निकलती है उसको निकालते हैं। U इक्वल टू 1/4πε0। हाँ जी, क्या कॉमन निकल सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम 2Q² को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 और Q², 2Q² न्यूमरेटर में बाहर आया और डिनोमिनेटर में 10⁻²। ब्रैकेट। अब आगे जो बच रहा है उसको लिखें 8/9 प्लस 1/9 - x प्लस 4/x। ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में कई बार नजर आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? लॉजिक याद रखिएगा। ये था हमारा U। अब मुझे क्या निकालनी है? मिनिमम एनर्जी। तो जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको यूज कर रहे हैं। फॉर मिनिमम एनर्जी du अपॉन dx इक्वल टू 0। मतलब जो क्वांटिटी आप निकालना चाह रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 के बराबर लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इस मिनिमम वैल्यू को कांस्टेंट इमेजिन किया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अपने रिमेम्बरेंस के लिए साइड में लिख लेना कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, एंड मिनिमम एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक, ओके। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यहां यूज कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहा है उसको पहले निकाल देता हूं। 1/4πε0 2Q² अपॉन 10⁻²। ये मैंने पहले बाहर कर लिया। d/dx of what? This entire bracket 8/9 प्लस, ध्यान से देखिए इसे कैसे लिख रहा हूं। 1/9 - x को मैंने लिखा 9 - x की पावर -1। इसके पीछे का कारण आप समझ रहे होंगे, आप सबने डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैथ्स में। प्लस 4x to the power -1, ये हो गया हमारा। और इक्वल टू व्हाट? 0। जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थंब अप सो दैट आई कैन प्रोसीड। दैट्स गुड। अब अगला स्टेप ध्यान दीजिए। ये जो पूरा टर्म है ये 1/4πε0 2Q² अपॉन 10⁻², इसे मैंने राइट हैंड साइड में 0 के नीचे लेकर खत्म कर दिया, तो वो अगले स्टेप पे नहीं लिखता। चलिए, d/dx किसका? 8/9। d/dx ऑफ 8/9 प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 9 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 एंड दिस एंटायर इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डी बाई डी एक्स को तीनों टर्म्स के साथ एकोमोडेट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट मी मूव अहेड। ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैं इसे रब कर रहा हूं। आई होप यहां तक आपने कॉपी कर लिया है। मैं मिनिमम एनर्जी से ऊपर वाला रब करके इस सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जी अब ध्यान दीजिएगा, x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं 2 या 1 जो भी है। जब हम इन दोनों इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 8/9, 8/9 अपने आप में कांस्टेंट है, तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो 0 प्लस यहां अगर हम बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, n x टू द पावर n minus 1। आई होप डिफरेंशिएशन पढ़ा है। व्हाट इज n? दिस इज n। व्हाट इज x? दिस एंटायर इज x। तो -1 9 minus x to the power -2। I hope clear। n minus 1 -1 -1 -2। और खाली यही नहीं, आपको शायद डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ा तो उसमें बताया गया चेन रूल। इसमें चेन रूल भी चलेगा। हमने 9 minus x को x माना, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 9 minus x होगा। खाली 9 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। आई होप ये मैंने एक्स्ट्रा -1 क्यों लिखा, इस सेकंड वाले स्टेप के लिए क्लियर है। तीनों डिनोमिनेटर में मौजूद था, सब में था। x टू द पावर, भाई वो भी सेंटीमीटर में है बेटा, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। x जो आप मानोगे वो भी तो सेंटीमीटर में ही होगा ना, उसको भी तो कन्वर्ट करेंगे, तो तीनों में मौजूद होगा। ओके, अभिषेक, अनीशा एंड आदित्य, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये -1 क्यों आया एक्स्ट्रा? तो फिर शुरू को भी आपको पहले मीटर मान के चलना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना बेटा। टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है ना 9, तो उसी हिसाब से ठीक है। ओके, अब तीसरा टर्म ये, इसमें +4 एज इट इज, x टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो गया -1 x टू द पावर -2 इक्वल टू व्हाट, 0। ये है हमारा ओवरऑल डिफरेंशिएट करके। अब इस अच्छा इक्वल टू 0 भी है, ये नहीं भूलेंगे। चलिए इस पूरे को रीअरेंज करें, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। आया मेरे पास 1/9 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां इसकी बात करें तो -4/x² इक्वल टू 0। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। रीअरेंज करा तो 1/9 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू 4/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x² इक्वल टू 4, 9 माइनस x होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। हम चाहें तो इसमें स्क्वायर करके फॉर्मूला आगे बढ़ाएं या स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट से आसान होगा, हम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू +-2 9 माइनस x। ठीक है, x इक्वल टू +-2 9 माइनस x। ये 4 का हो गया 2, 9 माइनस x का होल स्क्वायर 9 माइनस x बन गया। पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट दोनों कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। हम रबिंग दिस बॉटम पार्ट। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 9 माइनस x, और दूसरा क्या होगा बेटा, x इक्वल टू -2 9 माइनस x। इसे सॉल्व करें तो x इक्वल टू 18 माइनस 2x, 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा इधर देखें तो x इक्वल टू -18 प्लस 2x। ठीक है, इसे इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा,
माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18, यानी कि x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 18 सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन का सवाल ही पैदा नहीं होता। x इक्वल टू 18 होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी तो 9 सेंटीमीटर की है, बाहर तो हम रख ही नहीं सकते। तो आपका आंसर होगा ये। क्लियर? तो आप कैसे रखेंगे? मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर दूं। लेफ्ट में 8q, राइट में 2q, टोटल डिस्टेंस है 9। तो ये जो हमारा स्मॉल q है वो 8q से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा और 2q से 3 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से इनकी लोकेशंस डिसाइड होगी। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए आएगा तो आपको प्रोसीजर यही फॉलो करना है। बस फर्क क्या करेंगे, इस 8q को बीच में ले आएंगे, q को इधर 2q को उधर, और पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है? x इक्वल टू 18 एप्लीकेबल नहीं होगा, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एप्लीकेबल होगा। दिस इज हाउ वी कीप इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम एनर्जी। ठीक है? ये कॉपी कर लीजिए प्लीज पूरा। आप उस x को भी या तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ 9 सेंटीमीटर है तो डिनोमिनेटर में 9 सेंटीमीटर ही लेके चलो, नो इश्यूज। 9 होगा, 9 माइनस एक्स होगा और x होगा। नहीं, दोनों नहीं, दोनों कंसिडर, तीनों में कंसिडर करेंगे ना, ऐसे थोड़ी हो सकता। हाँ, नहीं, फिर जब आप तीसरी वाली टर्म कंसिडर करेंगे और जब आप 10 टू द पावर -2 नीचे से कॉमन लोगे, अच्छा नहीं ले रहे हैं, हो सकता है एक बार मैं भी चेक कर लूंगा तुम्हारा ना उसको। ठीक है? हाँ मिस्टेक होगी, बट आंसर हमारा 6 है। आई चेक इट अगेन, एक बार मैं देख लूंगा, जाने से पहले आप दिखा दीजिएगा। ठीक है? ओके, ये कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़े बेटा। आदित्य, अनीशा, shall I proceed बेटा? ओके, ठीक। अभिषेक, आगे बढ़े बेटा। आई होप ये क्लियर है कि 18 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two electrons are released towards each other two electrons are released towards each other with equal velocities. अभिषेक बेटा डू नॉट वरी, आज का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई विल शेयर इट। ठीक है? जो बीच में आपका मिस हुआ होगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज। टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल वेलोसिटीज of 10 to the power 6 meter per second. Of 10 to the power 6 meter per second. Full stop. What will be the distance of closest approach between them? What will be the distance of closest approach between them? ठीक है? आई होप स्टेटमेंट कॉपी कर लिया। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ छोड़ दिए गए, रिलीज्ड टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों की वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 है। पहला इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6, दूसरा इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड एंड दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। अब सोचो जब वो पास आएंगे, एक टाइम ऐसा होगा जब वो इतना दूर है कि उनके बीच में रिपल्शन एक्ट नहीं कर रहा है,
लेकिन जब आप उनको रिलीज करेंगे दे कम क्लोजर, उनके बीच का रिपल्शन एक्ट होना शुरू होगा। रिपल्शन बिगिंस टू एक्ट, और जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे रिपल्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि रिपल्शन इतना होगा कि ये दोनों के दोनों रुक जाएंगे। ठीक है, जहां वो रुके हमें उन पोजीशंस के बीच का गैप कंसीडर करना है। अब इसमें लॉजिक क्या चलेगा, इसमें लॉजिक क्या चलेगा कि इफ आई से स्मॉल आर बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दूर से चले इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल आर डिस्टेंस तक नजदीक आ गए, अगर स्मॉल आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, कौन सा सिस्टम, जो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। याद रखना, लॉजिक लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं डायग्राम में इस बात को जस्टिफाई करता हूं। ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सपोज राइट में जा रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, और एक बात, ये जैसे हम यहाँ शो कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है, तो ये लोकेशन हम वो मान रहे हैं कि जहां इनके बीच में शुरुआत में रिपल्शन नहीं था। जब ये नजदीक आए तो मान लीजिए नजदीक आते आते यहां तक पहुंच गए, एक ये रहा और एक ये रहा। The electron reaches here and this electron reaches here. Closest इतना पहुंच पाया, and this gap is small r. And keep in mind this small r is the question mark. This is our requirement. मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, ध्यान देना, हम लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट डिस्टेंस स्मॉल r, which is the distance of closest approach. Okay, आदित्य, अभिषेक एंड अनीशा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है काइनेटिक और पोटेंशियल वाला बेटा? हाँ, 9.1 और -31 आएगा बेटा। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ स्मॉल r be the distance of closest approach, ठीक है, ध्यान दीजिए, हाफ mv² प्लस हाफ mv², ये कौन है, पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर, 1/4πε0। प्लीज पोटेंशियल एनर्जी में mgh नहीं कंसिडर करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो 1/4πε0 q1 q2 by r, तो q1 q2 एक्चुअली कौन है, स्मॉल e अपॉन r, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला इलेक्ट्रॉन और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, वहां से नजदीक आ गए। चलिए, ये लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा mv² इक्वल टू 1/4πε0 e² by r। ये हाफ जुड़ के 1 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। स्मॉल r निकालना है, 1/4πε0 e² अपॉन mv²। चलिए वैल्यू रखते हैं, 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, इनफैक्ट इट्स अ होल स्क्वायर, दोनों स्मॉल e के बेटा को स्क्वायर कर दिया, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और वेलोसिटी थी 10⁶, तो उसका भी होल स्क्वायर इंटू 10⁶ होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं सिर्फ टाइम बचाने के लिए, r आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये इतना नजदीक आ जाएंगे, 2.56 × 10⁻⁻10 मीटर।
अच्छा, इसमें कई बार इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज कर देंगे। वो क्या कहेंगे, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग इट। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मतलब इसको मान लिया रेस्ट पे, वहां खड़ा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दौड़ के उसकी तरफ जा रहे हैं, तो देखो रिपल्शन तो एक्ट करेगा, ये बात तो पक्की होगी। बस ऐसे एक टिपिकल क्वेश्चन में जिसमें एक रेस्ट पे है और दूसरा अप्रोच कर रहा है, फर्क क्या होगा, ऐसा ही कुछ लेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड में दो हाफ की बजाय एक कंसिडर करेंगे, हाफ एंड बी स्क्वायर, बिकॉज ओनली वन इज मूविंग एंड द अदर इज एट रेस्ट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। Shall I proceed further? If you have copied, then please let me know so that I can move ahead. That's good. Abhishek, ये चौहान जी आप भी बता दीजिए। हाँ हाँ, नो, अरे नो इशू, नो इशू, प्लीज आराम से कॉपी कीजिए। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हो सकता है नए पार्ट का थोड़ा सा आइडिया दे दें आज। थैंक यू आदित्य, विदेश अभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी। मैंने वैसे कल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कराया भी था। 27 identical drops of mercury are charged to the same potential of 10 volt. आपके पास 27 अलग अलग ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप को हमने चार्ज किया और हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। So each drop is having 10 volt potential. Full stop. What will be the potential if all the drops, what will be the potential if all the drops are made to combine to form one large drop, are made to combine to form one large drop. Okay, now कैसे शुरुआत करें, ध्यान दीजिए, प्लीज राइट। लेट स्मॉल q be the charge on each drop. आपको उस बड़ी वाली का एक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। लेट स्मॉल q be the charge on each drop and small r be its radius, and small r be its radius. तो जो आपको दिया उसको लेके चल रहे हैं। हर एक का पोटेंशियल कितना था, 10, और हम जानते हैं ड्रॉप एक तरीके का स्फीयर है, तो हम लिख सकते हैं V equal to 1/4 pi epsilon naught q by r। ये होता है पोटेंशियल इसका, एक ड्रॉप का, स्फीयर का। ये भी इनिशियली कितना दिया है, 10 वोल्ट, इट इज गिवन टू अस। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 10 कर दिया, राइट हैंड साइड एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, ऐसी कितनी सारी ड्रॉप्स कंबाइन हुई, 27। जब ऐसी 27 ड्रॉप्स कंबाइन होगी तो उस एक का वॉल्यूम 27 छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, मेंसुरेशन पुराना, और उस एक का चार्ज 27 ड्रॉप्स के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। नाउ ऑन कंबाइनिंग 27 drops of such radius
यही ऊपर वाला। ओके, क्या लिखेंगे? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बड़ी वाली का वॉल्यूम याद रखना, ये कैपिटल R बड़े वाले का रेडियस है, ठीक है, स्मॉल r छोटे का। 27 किया, लाइक टर्म्स कैंसिल, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल r क्यूब, and finally capital R equal to thrice R, ये आ गया, R equal to 3R। ये तो एक हुआ, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस आ गया, 3 गुना होगा पहले के कंपैरिजन में। अच्छा, चार्ज की बात करें ना, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, यही गलती करता है बच्चा, बस चार्ज ड्रॉप बड़ी वाली का Q लिख देता है, जबकि कैपिटल Q इक्वल टू 27 स्मॉल q। भाई जब ड्रॉप्स कंबाइन होंगी तो उनके चार्ज भी आपस में जुड़ेंगे, तो 27 स्मॉल q। ये चलिए नया पोटेंशियल निकालना है, द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, ध्यान देना, कैपिटल V डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, है तो ये भी स्क्वायर ही, फॉर्मूला तो वही चलेगा, चार्ज अपॉन रेडियस। चार्ज कितना? कैपिटल Q, रेडियस कितना? कैपिटल R, वैल्यू रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q के प्लेस पे 27Q और कैपिटल R के प्लेस पे थ्राइस स्मॉल r। 3927, V dash equal to 9 bracket 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। और इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं, ध्यान दे लो, इक्वेशन नंबर 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r एक्चुअली 10 है, तो यूजिंग 1 in 2, using 1 in 2, using 1 in 2, V dash equal to 9 into 10, so 90 volt is the potential of the big drop so formed। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को याद जरूर रखना, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, तो गलती ना हो, ठीक है। ये पॉइंट वॉल्यूम वाला याद रहता है, यहाँ गलती ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। Now this finishes the numericals of chapter electric potential। और इसमें नया पार्ट शुरू करेंगे, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये क्लास खत्म करने के बाद मैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है सभी को, पर प्लीज कीजिएगा जरूर और पूछ भी लीजिएगा। चलिए, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज राइट द नेक्स्ट पार्ट, हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। Capacitors and dielectrics. Now, in simple words, what is capacitance in general? ठीक है, तो मैं एक कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करता हूँ। आप और हम सब फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन बैटरी पे चलता है और हर एक फोन की जो बैटरी है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज अपने में स्टोर करती है, ठीक है। हम उस चार्ज को इस्तेमाल करते हैं, अपने डिवाइसेस को यूज कर लेते हैं, चल जाते हैं हमारे डिवाइसेस। जब बैटरी का वोल्टेज डाउन होता है या चार्ज कम होने लगता है, परसेंटेज नजर आ जाती है, हम उसे चार्जर से कनेक्ट करते हैं, फिर से उसका चार्ज बढ़ा लेते हैं। ये तो मैंने बात की बैटरी की, ठीक है। आपने जूनियर सेक्शन में शायद पढ़ा है सेल, पेंसिल सेल भी देखा होगा आपने। दो टाइप के सेल हैं,
एक चार्जेबल और एक जो चार्ज नहीं होता। जो चार्ज नहीं होता उसे बोलते थे प्राइमरी, और जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी। जो चार्ज नहीं होता उसका कारण अंदर केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है, जो चार्ज हो जाता है उसका कारण अंदर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के कारण हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स बनते हैं। सेल्स का कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में अगले चैप्टर में आएगा, बट यहां अगर मैं बात करूं, सिर्फ बैटरी ही चार्ज स्टोर नहीं करती, हर एक कंडक्टर अपने आप में चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, आई रिपीट, एवरी कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इन इट। तो बेसिकली यहां इस चैप्टर में हम कोई कंडक्टर अपने में कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उस चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को ही डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द वर्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस suggests that how much charge or what is the ability of a conductor to hold electric charge। ये हमारा पॉइंट है, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज राइट समथिंग अबाउट इट। फर्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। पहले कंडक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये हेडिंग है, कंटिन्यू कीजिए। ये बेसिकली क्या है, एबिलिटी है, ये एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इट गिव्स द मेजर, नापना, मापन, MEASURE, स्पेलिंग से लिख रहा हूं, कोई कई बार बच्चे मेजर वर्ड डाल देते हैं, MAJOR। इट गिव्स द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर to hold electric charge। किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी हमें कैपेसिटेंस देती है। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या कहा, मैं उसके बेस पर आगे बढ़ रहा हूं। अगली लाइन में लिखिए, एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन वी गिव चार्ज टू अ बॉडी, टू अ कंडक्टर, ऐसे लिखिएगा, व्हेन वी गिव चार्ज टू अ कंडक्टर, कॉमा, its potential rises in proportion to charge। Its potential rises in proportion to charge। ये जो लाइन लिखी है आपने, इसका क्या मतलब है, आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल बढ़ गया। आप किसी बॉडी पर चार्ज को डबल कर दो तो उसका पोटेंशियल डबल हो जाएगा। आप किसी बॉडी पर चार्ज को ट्रिपल कर दो तो उसका पोटेंशियल भी ट्रिपल होगा। तो जो राइज इन पोटेंशियल होता है वो चार्ज की प्रोपोर्शनैलिटी में ही है, फुल स्टॉप। इफ कैपिटल Q charge raises the potential by V, then जो आपने स्टेटमेंट लिखा उससे हम क्या लिख सकते हैं, Q proportional V, charge directly proportional to potential। नेक्स्ट स्टेप, हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे, वो कांस्टेंट है कैपिटल C। तो Q प्रोपोर्शनल V एंड Q इक्वल टू CV। मुझे बेसिकली इस C को ही डिस्कस करके ये पूरा का पूरा चैप्टर बनाना है। तो कल जब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो मैं इस ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है C, इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you everyone।